अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कुछ नया तो नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं, या वो भी हो रहा है जो पिछले अगर हमने विटनेस हमने खुद नहीं किया तो हम सुनते आए थे कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किन वाक़यात से भरी पड़ी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने या हमारे सियासतदानों ने या हमारे कर्ता धर्ता ने या जो हमारे माई बाप हैं उन्होंने कुछ भी इस हवाले से नहीं सीखा। किसी भी सियासी जमात ने कुछ नहीं सीखा, हुक्मरानों ने कुछ नहीं सीखा। आज भी, कल से अब तक भी आज हम देख रहे हैं, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। हमने परवेज़ खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और आज उस्मान बुज़दार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उस्मान बुज़दार ख़ास तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो भी सियासत से लाताल्लुक़ी कर रहे हैं, PTI छोड़ रहे हैं, उस पर याद आया कि यही वो असल मसला था जिसको लेकर मसाइल की शुरुआत हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा है जिससे कम से कम उनको बहुत कुछ सीखने को मुयस्सर है, अगर वो सीखना चाहें। हमें और आपको सबको पता है कि कल परवेज़ खटक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटा सा क्लिप है, ज़रा दोबारा सुन लेते हैं याद दहानी के लिए। तो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ, हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं, और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, मैंने फ़ैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। अगर कि ये प्रेस को मुयस्सर होते, सवाल जवाब के लिए मुयस्सर होते, तो कोई उनको पूछता कि आपने इतना सोचने विचारने में 9 मई के वाक़या को लेकर आपने 2 जून को या 1 जून को जाकर आपने ये फैसला किया, और अब अगर इतने आप जो फैसला लेने की जो आपकी क़ुव्वत है वो अगर इतना स्लो है आपका प्रोसेसर, तो फिर आप आगे का लाएअमल पता नहीं कई सालों में तय करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इनके हवाले से ये भी कहा गया कि कल इमरान खान साहब ने कहा कि इनको, परवेज़ खटक को और उसके साथ साथ असद कैसर साहब को उन्होंने किसी से मुज़ाकरात के लिए भेजा था और वो वापस नहीं आए, और उसके बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खैर, आगे चलते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस थे, कल वो भी ढेर हो गए। क्या कह रहे थे वो भी सुन लें। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। खैर, हमें ये दिन भी देखना था, इससे ज़्यादा मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहती। परवेज़ इलाही साहब की भी कल गिरफ्तारी अमल में आई और आज उनके साथ भी वही हुआ जो PTI के दीगर लीडर्स के साथ हमने देखा। यानी अगर उनको इस केस में उनको रिहाई हुई तो वहीं पर चूंकि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, तो दोबारा ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन वो डटे हैं, खड़े हैं। क्या कह रहे थे, सुनते हैं। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है, और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। और मेरा मैसेज है तमाम PTI के लोगों को कि अल्लाह के फजल करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो आप स्ट्रांग रहें, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस इंशाअल्लाह ताला, और बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। ये वो जुमले हैं जो हमें सुनने को मिलने चाहिए थे फवाद चौधरी साहब के मुंह से। ये वो जुमले हैं जो हमें सुनने को मिलने चाहिए थे असद कैसर साहब के मुंह से। ये वो जुमले हैं जो हमें सुनने को मिलने चाहिए थे परवेज़ खटक साहब के मुंह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सुनने को नहीं मिले। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी आपके शेयर करूँगी, और कुछ जो गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन हमें करेंगे उनका तारुफ करा देती हूँ। हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे बिलाल अजहर कियानी साहब, PMLN के रहनुमा हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकॉनमी। इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, एडवोकेट अजहर सदीक साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं। ये शख्सियात हमें ज्वाइन करेंगी, और उसके साथ साथ इससे जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मौलवी महमूद साहब, जो हाल ही में जिन्होंने PTI छोड़ी है, और छोड़ के उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की,
और शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात भी की। मौलवी महमूद साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी महमूद साहब। मौलवी महमूद साहब, मैं तो वैसे चूँकि आप भी पार्टी को आपने छोड़ दिया था, और क्या आपने किस तरह से ऐलान किया था, एक छोटा सा आपके ही जो अल्फाज, आपकी गुजारिशात और आपकी मीडिया टॉक, वो क्लिप है, चलाना चाहती हूँ, फिर आपसे सवाल करती हूँ। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। हमेशा फ्रंट लाइन पे ही मैंने खेला है, मुझे खौफ कभी नहीं है। पार्टी छोड़ने की वजह जो है, मेन वजह ये है, फौज के ऊपर जो ख़ास तौर पे शोधा के ऊपर जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे, उसके ऊपर जो हंगामाराई हुई और तोड़फोड़ हुई। देखे ना, ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका। अच्छा मौलवी महमूद साहब, ऐसा है कि एक तो आप बिजनेसमैन हैं और दूसरा आप नज़रियाती भी नहीं है, क्योंकि नज़रियाती कारकुन हो तो मैं आपसे ये पूछूं, या मेरा सवाल बनता है कि जी आपने पार्टी क्यों छोड़ी। इसलिए जो आप कह रहे हैं मैं उसको मनोअन तस्लीम किए लेती हूँ। अब मैं आपसे आगे की बात करती हूँ कि आगे आपके क्या इरादे हैं। पार्टी छोड़ी है, सियासत नहीं छोड़ी है, इसीलिए आपने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात की। मुलाकात का एजेंडा क्या था? देखिए, मुलाकात जो है कोई ख़ास एजेंडा नहीं था, डिस्कशंस थे, मशावरत थी, बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की, और कुछ चीज़ों के ऊपर जो है हमने जो बात की है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा और ना मैं इस वक्त डिस्क्लोज करूंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पे बातें हुई जो कि मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो टेम्परेचर है उसको किसी ना किसी को बैठ के इसको डाउन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है, आप देखें, अभी आपके सामने है, आपने खुद क्या, हमारे वसीम अकरम प्लस ने भी आज इस्तीफा दिया। और मैं भी आपका इस पे तज्जिया नहीं जानना चाह रही। एक सेकेंड मौलवी साहब, मैं आपका, मौलवी महमूद साहब, मैं आपका इस पे तज्जिया नहीं जानना चाह रही। आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि जी पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, किसी ना किसी को बैठना चाहिए, सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपने पार्टी छोड़ी तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपने पीटीआई से आप हट गए, क्योंकि पीटीआई के जो क्रेडिट में इस वक्त उसकी जो बकेट में 9 मई जैसे वाकयात हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप पीटीआई को इसका जिम्मेदार समझते हैं या समझते थे, जिसकी वजह से आपने पीटीआई छोड़ी। तो इसका जिम्मेदार आप पीटीआई को बहैसियत पूरी पार्टी को समझते थे, या आप सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को समझते थे? नहीं, मैं पीटीआई के ना चेयरमैन को समझता था, मगर मैं कहूँगा पीटीआई के उन कुछ लीडरान को समझता था जिन्होंने मैंने पहले भी कहा है, जिन्होंने इन जगहों का तयन किया था और यहाँ पे लोगों को उकसाया और हमले करवाए। वो अगर जिम्मेदार हैं, इमरान खान शामिल नहीं थे? एक सेकेंड, नहीं, हुकूमत का कहना यह है कि इमरान खान साहब जो थे, ही वॉज द मेन प्लेयर। तो आप ये कह रहे हैं कि इस सारी प्लानिंग में इमरान खान का कोई लेना देना नहीं था? ही डिड नॉट प्लान दिस थिंग। देखिए, आई डोंट नो, बिकॉज़ सी आई वाज नॉट सिटिंग देयर कि क्या प्लान हुआ। यू लेफ्ट पीटीआई एंड यू डोंट नो। नहीं, उसकी वजह आपने किस बेहाफ पे पीटीआई छोड़ी? देखिए आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी पार्टी में बदकिस्मती से डेमोक्रेसी तो है नहीं। इट्स यूजुअली अ वन मैन शो इन ऑल द पार्टीज। तो अगर कोई चीज वो तो फिर आप मुझे बताएं ना कि या तो ये देखें मौलवी महमूद साहब, अगर इस पार्टी में भी वन मैन शो है, जो कि है, हर पार्टी में होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या इसके जिम्मेदार इमरान खान हैं? ये प्लानिंग इमरान खान की थी या नहीं थी? देखिए, मैं इसके ऊपर, जब मुझे नहीं मालूम तो मैं इस पे कमेंट कैसे करूंगा? मैं आपको सीधी बात, तो आपको मालूम नहीं तो आपने पार्टी से ऐसे छोड़ दी? आप कम से कम अपने लीडर से राब्ता करते, फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? नहीं, देखिए, जब आपको मालूम ही नहीं। कि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो है, मैंने जो देखा, ऑब्वियसली हमारे लीडरों में से ही कुछ है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उन्होंने जो है, उनकी वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए। आज जो पार्टी का सत्यानाश हुआ, मेरा ख्याल कुछ लोग इसके जिम्मेवार हैं। फौज के ऊपर कुछ लोग तो होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि खान साहब इसके जिम्मेदार हैं या नहीं है। तो आपका ये फर्ज नहीं था कि आप पहले खान साहब से राब्ता कर लेते? देखिए, खान साहब से क्या आपने राब्ता किया 9 मई के बाद? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं,
बहुत सारी चीज़ें देखें, राब्ता करना इतना आसान नहीं होता। मेरी बात जो है अब हमारे दूसरे लीडरों से हुई और मेरा ख्याल से बहुत से लीडर्स, ठीक है, जिन्होंने छोड़ा वो अग्री करेंगे कि दिस वाज डन बाय सम ऑफ द लीडर्स जिन्होंने इन जगहों का तयन किया कि हम यहाँ पे जो है जाके धरने करेंगे। अच्छा, लेकिन आप आगे का नहीं बता सकते अभी कि आगे का आपका लाएअमल क्या है? आया आप शाह महमूद कुरैशी साहब से किस एजेंडा के तहत मिलने गए थे? क्योंकि उनके वकील को इजाज़त नहीं मिली, उनकी बेटी को इजाज़त नहीं मिली, मगर आप तीनों को इजाज़त मिल गई, लेकिन आप नहीं बताएंगे। देखिए, मैं उसके ऊपर मैं इस वक्त कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मीटिंग को डिस्कस करना जो है इस वक्त क्योंकि मैंने कमेंट किया है तो मैं इस वक्त डिस्कस इसको नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, जिस वक्त आप जो है मुनासिब समझेंगे कि वो वक्त आ गया है कि इस पे आप कुछ कमेंट कर सके, तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी प्रोग्राम में दोबारा लेने के लिए। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी महमूद साहब, आपके टाइम। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं वो मैं आपका तारुफ करा चुकी हूँ। 3 सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जो आज के 3 अहम सवाल हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों के कायदीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब और सिंध के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज़ खट्टक भी अलविदा कह गए। क्या चारों सूबों की समझी जाने वाली जमात PTI का बाप अब हमेशा के लिए बंद हो गया? सवाल नंबर 2, 9 मई के बाद मुल्क भर में मेगा क्रैकडाउन, पकड़ धक्कड़, मुकदमात की भरमार, दहशतगर्दी के साथ साथ आर्मी एक्ट की भी के तहत कार्रवाइयाँ, इंसानी हुकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, क्या ये एक जमहूरी तर्ज अमल है? और आखिरी सवाल, क्या आम इंतखाबात से कबल नई सियासी जमात की सियासी मैदान में एंट्री की बाज़कश? मुतवक्किल किंग पार्टी अगर बन भी जाती है तो ऐसे में हुकूमती इत्तेहाद का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा? मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आते हैं तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे से हम बात ये कर रहे हैं कि जो मुल्क पे हो रहा है वो कुछ नया तो हो नहीं रहा, सियासत हो रही है, चलती रहेगी, चलती रही, पहले भी होती रही, अभी भी होती रही। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जिब्रान नासिर साहब जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो अपने घर बखैरियत वापस आ गए और अब से कुछ देर बाद जो है वो सिंध पुलिस उनसे मुलाकात करेगी और फिर उनसे जानने की कोशिश करेगी, अगर वो बता पाए कि वो कहाँ थे, उनको किसने अगवा किया और क्या उनके साथ हुआ। कल उनकी मिसेस ने सारा कुछ बयान किया था कि किस तरह से कुछ गाड़ियों ने उनको घेरे में लिया और उसके बाद उनको अगवा किया। और ये सारा कल से अब तक सोशल मीडिया पर भी, कराची प्रेस क्लब के सामने भी हमने एक प्रोटेस्ट देखा, पूरी एक हाइप क्रिएट हुई और बहरहाल आज उनकी घर वापसी हो गई। तो बिलाल कियानी साहब, इसकी जिम्मेदारी किसके सर होती है? मतलब जब, और चलो ये तो बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई और नॉन पॉलिटिकल बंदे थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, तो विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन सब ने ही उनके लिए आवाज़ उठाई और वो काफ़ी हद तक हो भी गई। लेकिन इमरान रियाज साहब आज भी उनका कुछ पता नहीं है। सभी इब्राहिम साहब आ गए, कुछ लोगों ने कहा कि उनका ग्रीन पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट है उनके पास, इसलिए वापस आ गए। ये क्या हो रहा है? कौन जिम्मेदारी लेगा? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आप रियासत है, आप हुक्मरान हैं, आप पे जिम्मेदारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहिबा, देखिए, एक तो तीनों जो वाक़यात हैं उनको लिंक करना मेरे नज़दीक इसमें तो कोई जवाज़ नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो जिब्रान नासिर साहब हों, चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का शहरी हो, कोई भी शख्स लापता होना नाकाबिल कबूल है जी। और कोई भी अगर अरेस्ट होता है, हमारा एक प्रोसीजर है, कोई अरेस्ट होता है नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश होता है। तो जिब्रान नासिर साहब की जो आज प्रोसीजर तो नहीं है, अब आप मुझे माजिया साहब मेरी जी लॉ है, जी लॉ जी चलें, लॉ है, आपने इंटरप्ट करके मेरी दुरुस्तगी कर दी, मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, बात यह है कि मैं ये खुशाइंद बात है कि जिब्रान नासिर साहब आज रिकवर हो गए और यकीनन उनका हक है कि वो बताएं खुद कि कहाँ पे किस तरह वो अबडक्ट हुए, कहाँ वो पिछले 24 घंटे में थे। यकीनन काबिल मज़म्मत है कि अगर वो इस तरह इलीगली अबडक्ट हुए हैं और इस तरह वापस आ गए हैं तो यकीनन हम सबको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ और क्यों हुआ। और मैंने आज दिन में बल्कि देख रहा था कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो भी उस टाइम पे बता रहे थे कि हुकूमत सिंध जो है वो पूरी एफर्ट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और खुशखबरी है कि जिब्रान नासिर साहब रिकवर हो गए। इमरान रियाज साहब के हवाले से वज़ीर इत्तलात ने 1-2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र भी किया था कि वो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ और जो भी रेलिवेंट एजेंसीज़ हैं वफाकी हुकूमत में या पंजाब हुकूमत में, उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हैं चेक करने के लिए, पता करने के लिए कि वो कहाँ पे हैं,
क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि वो कहाँ पे हैं। आसमान हाँ खा उसमें गया, और जमीन उसमें निकल गई। जी आसमान खा गया कि नहीं जमीन नहीं निकल नहीं गई। दूसरा मगर उन्होंने ये भी जिक्र किया था, मुझे अगर याद पड़ता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कुछ मैसेजेस इंटरसेप्ट किए गए थे जो कि कोई अफ़गानिस्तान का शायद उसमें दिया था कि शायद वो वहाँ से मैसेजेस थे। बहरहाल उनकी भी लोकेशन ज़रूर पता चलनी चाहिए, मगर हमें यकीनन किसी भी केस में कोई असम्पशंस नहीं करनी चाहिए कि किस तरह। हम तो assumptions कर ही नहीं जी, रहे, जी। मैं तो आपसे पूछ रही नहीं, हूँ। मैं आपको कह नहीं रहा, मैं जनरली बात कर ठीक रहा है, हूँ, ओवरऑल एक बात कर ठीक रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब ये बताएं, इस पे ज़रा हम मज़ीद बात करेंगे। अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहें तो ज़रूर इनपुट दीजिएगा। जिब्रान नासिर साहब वापस आ गए, थोड़ी सी क्लैरिटी होगी जब वो पुलिस को स्टेटमेंट देंगे या हिमसेल्फ अगर मीडिया पर आते हैं। हम ज़रा पॉलिटिकल बात भी इस हवाले से कर लेते हैं अगर आप, बट अगेन अगर आप इस पर अपना इनपुट देना चाहें तो मोर देन वेलकम सर। जी, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी वाक़यात गिनाए गए हैं बिलाशुबा चूँकि ख़ास वक्त में हुए हैं तो उनको ज़रूर एक दूसरे के साथ में लाना होगा। इनको अलहदगी में हम नहीं देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब की पुलिस के लिए, पाकिस्तान की पुलिस के लिए इससे बड़ा ताज़ियाना कोई नहीं हो सकता है कि कोई शख्स जेल या हवालात से बाहर निकलता है और उसके सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं, क्लोज सर्किट कैमरास, उनकी मौजूदगी में आप देख रहे हैं कि नकाब पोस्ट लोग आते हैं और इमरान रियाज को उठा के ले जाते हैं। और उसके बाद ये कहा जाए कि हमने जियो फेंसिंग की है और ट्रेस हमने किए कुछ अफगानिस्तान के नंबरों वाली कॉल। यानी कितना बड़ा ताज़ियाना है रियासत पाकिस्तान के लिए कि लाहौर जो कि अफगानिस्तान से हमारी जो सरहद है उससे कम से कम 600 किलोमीटर दूर है। उस 600 किलोमीटर के दौरान यानी अगर उसको इमरान रियाज को यहाँ से ले जाया गया तो 600-650 किलोमीटर तक उनको किसी को हिम्मत नहीं हुई, किसी की कैपेसिटी नहीं थी कि पता करे कौन किस गाड़ी में जा रहा है। तो ये मैं एक सवाल आपके पास छोड़ दूं, बाकी बातें हाँ, सर एक सवाल मैं भी आपको छोड़ देती हूँ, वो ये कि जिस सीसीटीवी फुटेज की आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो अदालत में पेश किए गए दूसरे दिन वो अदालत के रिकॉर्ड से भी गायब हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इसमें कोई आइसोलेशन में या अलहदगी में इन केसों को हम नहीं देख सकते हैं। और अफसोस की बात है, देखिए नादिया, 75 साल हो गए इस मुल्क को। हम इस उम्मीद के साथ अब हमारी हम उम्र के आखिरी हिस्से में इस लिहाज से पहुंच गए तो उम्र के 63वें साल में मैं आज भी ये सुन रहा हूँ कि जी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मौजूदगी में कोई बंदा लाहौर से वो अफगानिस्तान क्रॉस कर गया। इससे पहले हमारे एसपी ताहिर साहब थे जो इस्लामाबाद से गायब हुए थे और बाद में उनकी लाश मिली थी। तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारी पुलिस पे कि भरे शहरों से हमारे लोग, हमारे ऑफिशियल गायब हो जाते हैं और बाद में आसान एक होता है बहाना कि आप कीजिए अफगानिस्तान में उनका सुराग मिला है। कितने अब अफसोस की बात है और पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। अज़र सिद्दीक साहब, आप तो इस केस को शायद फॉलो भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, उनकी फैमिली से भी आप इन टच थे, अभी तक कुछ पता चल सका? प्लस जिब्रान नासिर साहब की वापसी हो गई और कहा यह गया कि जिस तरह ये सारी हाइप क्रिएट हुई सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी प्रोटेस्ट भी हुआ कराची प्रेस क्लब के सामने, तो फिर उनकी एफआईआर नहीं कट रही थी। मेरे पास तो वो वीडियो क्लिप भी है जिसमें उनके भाई या उनकी जो भी फैमिली थी वो थाने पहुंची और थाने वाले उनकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे थे। एफआईआर काटना तो दूर की बात, कहते बस हमें पहले भी मिल गई है। उन्होंने कहा आप रिसीविंग दे दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिसीविंग भी नहीं है। वो वीडियो क्लिप है हमारे पास। ये है कानून और ये है कानून का जो हमारा तरीक़ेकार जिसको आप माजर के साथ आप कहते हैं हमारे प्रोसीजर बनकर प्रोसीजर नहीं है, लॉ जरूर है। अज़र सिद्दीक साहब, ये मामलात किधर हैं? और जिब्रान नासिर साहब की तो वापसी हो गई, इमरान रियाज साहब कब आएंगे? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी बात ही है, इमरान रियाज का वाकया तो अभी आपको पता होगा कि मेरा घर डिफेंस में है। मेरे घर में जिस तरह पेट्रोल पंपों से हमला किया गया, फायरिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज अपना खराब थी, अभी तक तो वो लोग पकड़े नहीं जा सके हैं। इमरान रियाज वाला मामले में बड़ा ओपन एंड शट केस है। ये साबित करता है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात है उसके अलावा कोई देख रहे ना कि कहां इसने आम आदमी को क्या रिलीफ दी है। जिब्रान नासिर वाला मामला देख लिया आपने सिविल सोसाइटी और औरतों के साथ जो तरीका किया गया, जो रवैया इख्तियार किया गया, आपने सारा वो देख लिया। और मैं जो मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकती हैं
ह्यूमन राइट की वायलेशन इतनी हो चुकी हुई है। और आप सिर्फ ये बता दें, आपको पता है और यहाँ मकबूल जान साहब उठाए गए, आपको पता है आफताब इकबाल साहब उठाए गए, आपको पता है समी इब्राहिम साहब के साथ क्या हुआ है। तो ये सारा इसी गवर्नमेंट में हुआ। क्या कर लिया इन्होंने? कहना चाहिए था कोई कमीशन बनाते, कमीशन बना के हालात और वाकया सामने ले आते और पता चल जाता ना कि क्या हालात है। लेकिन ये सजेस्ट ये कर रहा है कि ये लोग ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। इनके पीछे जो है ना ये नालायकी है और इनके बस की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। ये मौका आ गया कि इस मौके के ऊपर मजबूरी भी तो हो सकती है। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ कि एक स्टेज ऐसी आ गई है कि स्टेज अच्छा, के ऊपर एक बहुत कमीशन बनना चाहिए जो बैंक के सारे मामला। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिलाल कियानी साहब, हम मुजम्मत तो बड़े आराम से करते हैं ना, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं, जबकि करनी हमें चाहिए, आपको तो जवाब देना चाहिए। लेकिन जो लोग वापस आ जाते हैं, जैसे कि समी इब्राहिम साहब गायब हुए वापस आ गए, अयाज अमीर साहब उठे गायब हुए वापस आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग गायब होते हैं वापस आ जाते हैं, उनके साथ आप लोगों ने कभी मिलने की, इन्वेस्टिगेट करने की, कमीशन बनाने की ज़रूरत महसूस की कि कहाँ से चले जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, कौन ले जाता है? कभी आप लोगों ने खुद से जरूरत महसूस की? देखिए जो लोग आते हैं वो खुद आके अपनी हकीकत बयान करते हैं। और मैं जरा ये बात तो सच झूठ अब आप जरा मुझे नादिया साहब इजाज़त दीजिए। देखिए आपने पहले 2 दफ़ा मेरी निशानदेही की कि प्रोसीजर और लॉ की तफरीक आपने मुझे बताई, तो मुझे ज़रा एक तो वो टेक्निकलिटी ज़रा क्लियर करनी दीजिए। प्रोसीजर ही होता है, प्रोसीजर के ऊपर अमल होना ना अमल होना एक अलग बात है। दूसरी बात, ये जो अज़हर सिद्दीक साहब, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल भी ये मज़ाहिया सब्जेक्ट नहीं है, ये नहायत संजीदा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम सबको यकीनन मिल के देखना चाहिए कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह के इवेंट्स को हम अवॉइड करें। मगर अज़हर सिद्दीक साहब जैसे लोग जो मुस्तकिल इस मुल्क में बार बार इंतशार फैलाने में जिनका किरदार रहता है, जो हर वक्त अभी भी इमरान खान साहब की ज़ुबान बोले जा रहे हैं, तो इनको ज़रा बताएं। ये गिनवा रहे थे साहिबान को, तो इमरान खान साहब ने जो 4 साल में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी तंजीम ने जिनको उनको प्रेडेटर कहा, उनको मीडिया प्रेडेटर कहा, उन लीडर्स में शुमार किया जो प्रेडेटर्स थे, जिसमें बाकायदा उनके 4 साल के अंदर क्या मतीउल्लाह जान, क्या हामिद मीर के साथ जो हुआ, हामिद मीर साहब का पहले था, अबसार आलम साहब, असद तूर साहिबा, ख़वातीन जर्नलिस्ट को जिस तरह डिलिबरेटली अटैक किया गया, गरीदा फ़ारूकी साहिबा थी, असमा शराजी साहिबा थी, आपने मीर शकील रहमान साहब का देखा, तो इनसे कहें कि यहाँ पे ये अगर कर सकते हैं तो वो इवेंट्स कंडेम करें जो कि नहीं। देखिए नंबर 1 क्या नहीं, उसमें क्या आप मुझे बताएं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि इमरान रियाज साहब जो कि मेरे नज़दीक जर्नलिस्ट नहीं है, एक ब्लॉगर ज़रूर हैं, ब्लॉगर हैं, स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, मगर एट द सेम टाइम 10 साल तो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। नहीं चले तो अब तो नहीं करते थे, अब तो नहीं, अब आप मेरी अर्ज सुने, अब वो नहीं रिपोर्टिंग करते थे, अब वो वकालत करते थे पीटीआई की, मगर फिर भी वो एक शहरी थे पाकिस्तान के, बतौर शहरी उनका एक हक है, कोई भी पर्सन मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपसे वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, यही हुकूमत भी इसीलिए उनको उनका पता करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कोई भी पाकिस्तानी शहरी। मेरा सवाल ये था कि जो वापस आते हैं कभी उनसे रब्ता करते हैं, किधर रहे भाई? नहीं, देखिए वो लोग आते हैं, खुद बताते हैं अपना, जिस तरह अब आपके सामने जो लोग जिनने बात करनी होती है वो खुद बताते हैं और उनका हक है। और देखिए कहीं पे भी कोई ज्यादती अगर होती है और आउट ऑफ द लॉ समथिंग होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है, तो उसको कोई भी कंडोन नहीं कर सकता, उसको हमेशा कंडेम भी करना चाहिए और उसकी करेक्शन करनी चाहिए। सर मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से आप इस आऊँगी तो ज़रा पॉलिटिकल मुकम्मल गुफ्तगू करते हैं कि साहब का इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है जो हमारे और आपके सामने है, क्या ये बात हकीकत है कि अब तहरीक इंसाफ का बाब मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रही है, पाबंदी ना भी लगे तब भी कोई लोग ही नहीं है, तो अब बस दी एंड? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। धीरे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इम्तियाज़ गुल साहब, मैं सिर्फ आपकी तरफ इस हवाले से आऊँगी क्योंकि जो इस सब पॉलिटिक्स चल रही है और जो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं, जो ऑप्टिक्स हैं, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाब बंद होने जा रहा है? देखिए इंतज़ामी तौर पे तो तहरीक इंसाफ का बाब इस वक्त बंद होता नज़र आ रहा है। अब आया जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान से वाबस्ता जो ख्यालात हैं, उनका जो बयानिया है, भले आप उससे इख्तिलाफ करें, उसको आसानी से लोगों के ज़हन दिमाग से निकालना मुश्किल होगा। और ये हमने देखा है माजी में भी बड़ी कोशिशें, और सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में कोशिशें हुई हैं कि जब एक मकबूल लीडर हो, जैसा भी हो, वो तो देखें उसके मेरिट्स, जी मेरिट्स कतई नज़र, उसके कतई नज़र,
तो उसको आसानी से निकालना लोगों के जहनों से मुश्किल होता है। लिहाजा वक्ती तौर पे आप किसी पार्टी के हाथ पांव बांध दें, उसके रहनुमाओं को पाबंद सलासल कर दें, इन्हें जेलों में डाल दें, और हर मुमकिन तरीके से उनके साथ मिले हुए लोगों का रास्ता बंद करें, तो जाहिर है वक्ती तौर पे तो फिर उनके लिए सामने आना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो हमारी हुकूमत पे, हमारे अरबाब इख्तियार पे इन्हिसार है इस बात अच्छा, एक राय और भी है इम्तियाज़ गुल साहब, वो ये है कि चूंकि इमरान खान साहब ने खुद गिरफ्तारी को एक हवा बनाया हुआ था, लीडर्स आते हैं, गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं, हथकड़ियां लगाते हैं, जेलों में जाते हैं, वो उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ भी बन जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी को इतना हवा बनाया हुआ था, कभी उनके आ रहे हैं तो ज़मान पार्क से हमले हो रहे हैं, बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं, कभी वीडियो खिताब कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, तो इस डर से कि मुझे कहीं गिरफ्तार न कर ले, उसकी वजह से उनकी जो तमाम जो सेकंड टियर की लीडरशिप या थर्ड टियर जो भी थी, वो भी हिम्मत नहीं कर पाए जेल जाने की। अगर लीडर चला जाता तो वो भी शायद सीधा चौड़ा करके चले जाते। देखिए, मौजूदा हालात में एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि आप गिरफ्तारी, पहली बात तो ये कि गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, चले ठीक है दे दें गिरफ्तारी, लेकिन जो मिसालें दी जा रही हैं वो ज़रा नामुनासिब है। यानी किसी एक साबिक वज़ीर आज़म या साबिक वज़ीर आला के खिलाफ चंद हफ्तों के अंदर अंदर 150-200 मुकदमे बन जाएं, दर्जनों मुकदमे बना दिए जाएं गद्दारी के इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, तो क्या ये कोई काबिल फ़हम बात है, कोई आम जहन मानने वाली बात है कि कल तक जो शख्स रियासत के राजों का अमीन था, रियासत चला रहा था, आज वो आनन फानन गद्दार भी हो गया, दहशतगर्द भी हो गया, तो इसमें तो बुनियादी तौर पे वो इस बात को मेरा ख्याल चैलेंज कर रहे थे। हम कोई इमरान खान के वो नहीं हैं, तर्जुमान नहीं हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या मुल्क के मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक उनके जो मुकदमे बने थे वो उस आइन और कानून के मुताबिक थे, या फिर बदनीयती पे मुश्तमिल महज केसों का एक जाल बुनना था उस शख्स के इर्द गिर्द जो के कल तक हमारा वज़ीर आज़म था। तो हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए जब हम बात करें कि आया ये मुकदमे उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी या नहीं। आप क्या समझते हैं सिद्दीक साहब, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे देते और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब भागे वो ना भागते, तो फिर हौसला होता है ना, मतलब लीडर से उनकी दीगर जो लोग हैं सेकंड टियर जो भी, उनको फिर हौसला होता है। ये हौसला वो नहीं दे सके, या जो केसेस इतने बन गए थे वो गलत है? क्योंकि केसेस तो हमने देखा यही है, जो भी हुकूमत आती है फिर अपोजिशन पे उसी तरह से केसेस बनाती है, जेलें काटी हैं, 11-11 साल की जेलें काटी हैं लीडर्स ने यहाँ पर। मैं दो चीजें बड़ी जबरदस्त कहना चाहूंगा, ये यूट्यूबर कह देना इंतशार, तो भाई डरते क्यों है? एक जुडिशल कमीशन बना देते, आए बैनुल अक़वामी तंजीमों को बुला देते हैं। आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान में सारा कुछ ठीक है, फिर बैनुल अक़वामी तंजीमों को बुलाते हैं। आप खुद मजाक उड़ाना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं अपने मसाइल खुद हल कर लें, आप लोग हल नहीं हल करना चाहते। और फिर दूसरा देखिए ना, यहाँ क्या है, वो भाई जिसके ऊपर पर्चे हैं, चीजें सारी चल रही हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्क्वाड वही होकर घर चला जाए, तो ये क्या मजाक है? जिस तरह आपने एमपीओ का दिरेग इस्तेमाल किया, एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह लेकर चले गए, तो पाकिस्तान में जिस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशन इस वक्त हुई है ना, ये रिकॉर्ड में कभी नहीं हुई आज तक। तो हम बैठ के जितना मर्जी कहते रहे इंतशार इंतशार भी इंतशार, और क्या होता है? यही तो इंतशार है। क्या आप मानने के लिए, यानी अब अगर यूट्यूबर है तो क्या इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तानी शहरी नहीं है? यानी ये कोई नहीं, आप गलत ले रहे हैं। उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा बेशक वो यूट्यूबर है या वो जर्नलिस्ट है, इस बात से कतई नजर वो पाकिस्तान का शहरी है, उसको नहीं होना चाहिए, ये बोला है उन्होंने। देखिए ये अगर समझ आ जाए इनको, अगर इतनी समझ आ जाए कि आईने पाकिस्तान 1973 में बुनियादी हक है, राइट टू लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू एसोसिएशन, ये अगर इतने समझ आ जाए इन लोगों को, तो ये अगर अच्छा चले, अभी जिक्र किया हामिद मीर साहब का जिक्र किया, बाकी का जिक्र किया, चले कंपैरिजन करके देख ले, नहीं तो दोनों को इकट्ठा करके बना लेना, सारा को इकट्ठा करें, कमीशन पता लग जाएगा क्या हुआ। एक बंदे को चोट लग जाओ, भाई ये बंदे गायब हो गए हैं, अगवा हो रहे हैं, यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, वो पहले सिर्फ जख्मी होते थे ना, अब जो हो रहा है आप क्या कहेंगे? इसका कोई जवाब नहीं इनके पास यार। और क्या हुआ है? बच्चे उठा लिए, वालिदैन उठा लिए, क्या क्या लोग आप लोगों ने उठा लिए, और उसके बाद के सब कुछ अच्छा है।
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इससे कोई इनकारी नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सेकंड नजर सिद्दीक साहब, बिलाल कियानी साहब, ये क्या मामला है, इस पे आप बताएं ना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अदालत जमानत पे रिहाई देती है, वो बाहर निकलते हैं, दूसरे केस में उनको फिर उठा लिया जाता है, फिर अंदर, जैसे शीरी मजारी साहिबा के साथ हुआ, एक दफा रिहाई, मुझे जरा देखिए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर वो सुकून से घर चले जाते हैं। अगर के वो शरपसंद थे, अगर के वो दहशतगर्द थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे वो? नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो भी शख्स 9 मई में मुलव्वस था, हम बतौर सियासी जमात भी और शहरी पाकिस्तान भी, मैं किसी भी शख्स को जिसने नहीं, आपने मुझसे सवाल किया ना, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मेरा पॉइंट ये है, आपने जिस तरह देखिए मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, वो दूध में धुल जाते हैं, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना होने चाहिए ना होंगे। देखिए नहीं देखिए, घर चले जाते हैं, उनको कोई नहीं, मेरी अर्ज सुने, जो शख्स 9 मई में मुलव्वस था उसका पर्चा कायम है, उसके ऊपर केस होना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। दूसरी बात देखिए, इम्तियाज साहब ने पहले बात की, मैं माजरत के साथ, इट साउंडेड लाइक एन अपॉलॉजी फॉर इमरान खान। ठीक है, फिर आइंदा से कोई भी शख्स समझता है उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए तो वो बिस्तर के नीचे छुप जाए, खवातीन को आगे करे, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके। ये मिसाल इस मुल्क के मुसल्लत शुदा साबिक वज़ीर आज़म ने कायम की। दूसरी मिसाल क्या थी? नवाज शरीफ साहब, जिनका आज को सबको पता है कि वो किस तरह जाली सजा थी, वो शख्स बाहर से बेटी का हाथ थाम के जेल गया, डिग्निटी के साथ। अगर 6-6 दिन पेशियां थी, वो हर दिन पेश हुआ, डिग्निटी और रिस्पेक्ट अपनी कायम रख के वो बहादुरी के साथ सामने पेश हुआ। और क्यों नहीं, और देखिए, नहीं 2 सेकंड, अब मुझे पॉइंट मुकम्मल करनी चाहिए। देखिए, और क्यों ऐसा है कि जब उस टाइम पे बदतरीन ज्यादती हो रही थी, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर मिसाल के तौर पे मंशियात का केस डाला गया, वो क्यों सारे खड़े रहे? क्यों साल 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 माह जेलों में भी रहे? यहाँ पे ये बात करते हैं, वहां पे जवाब के बगैर एक इन्वेस्टिगेशन में बुलाते थे, दूसरी में उठा लेते थे, पहले गिरफ्तार करते थे, फिर पर्चा दर्ज करते थे। क्यों वो लोग खड़े रहे? क्यों ये लोग 6 दिन के बाद ढेर हो गए? मसनूई जमात थी, मसनूई लीडर था जो कि लोगों को कहता था जेलों में जाओ, खुद बेलों के लिए ही सिर्फ जेल जाता था। कोर्ट जब बुलाती थी, कोर्ट में पेश नहीं होता था, दूध का धुला हुआ होता, जिस तरह दावे करता तो कोर्ट में जाके साबित करता। हमारे लीडर कहते थे आपने केस चलाना, आप केस चलाएं, कैमरे लगाएं, आवाम को दिखाएं। क्यों ये बात नहीं करता? जी, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं आज? आपको नहीं पता? कितने साल से मुल्क से बाहर है? नहीं, मेरी अर्ज सुने, नवाज शरीफ साहब ने जो इस मुल्क में मिसाल कायम की है, ना कोई आमिर है, ना कोई सियासतदान ने जिसने वो मिसाल कायम किया, जहाँ पे आपको पता हो कि एक जाली सजा आपके खिलाफ हुई भी है, वो बंदा फिर भी अपनी बेटी का नहीं मेरी सुने, ये भी तो एक ही मिसाल है, ये भी एक्सेप्शन। अच्छा, आप आपको पता क्यों वो गए? नहीं, आप मुझे बताएं किसके कहने पे और किसकी इजाजत से वो गए थे, आप मुझे बताइए। ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी साहब कमर जावेद बाजा साहब ने उनको निकाला। मैं आपसे बात करता हूँ, क्या इमरान खान ने और उनकी काबीना ने अप्रूवल नहीं दिया? क्या उन लोगों ने, क्या इमरान खान ने अपना जाती मुआलिज इस्तेमाल करके, क्या यास्मीन राशिद साहिबा को इस्तेमाल करके, क्या उन्हें अप्रूवल नहीं दिया? इमरान खान साहब को पता था कि नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार हैं, उनको पता था कि अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को जेल में कुछ हो गया तो ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव पॉलिटिकली। सिर्फ इस वजह से उस वक्त भी एक अनापरस्त शख्स ने अपने जाती मफाद में जान छुड़ाने के लिए बाहर भेजा था। नहीं, तो आप मुझे बताइए क्या किसकी काबीना ने किया? क्या यास्मीन राशिद साहिबा ने, उनके डॉक्टर फैसल सुल्तान? नहीं, आपको क्या पता? आप सहाफत में आप कहती हैं कि आप हैं, आपके सामने अप्रूवल्स हुए थे, आपके सामने वो सारे इवेंट्स, आप आज क्लिप्स निकाल लिए। अपने लीडर उठ के कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तो फिर नहीं, वो आप अगर सनसनी करना चाह रही हैं जिस तरीके से, देखिए वो ख्वाजा साहब ने जो बात की, वो ख्वाजा साहब से आप पूछ लें, मैं तो आपके सामने वो बात रख रहा हूँ जो उस वक्त के फैक्ट्स थे, जो उस वक्त के इवेंट्स थे, जो उस टाइम पे इमरान खान ने बात की, जो यास्मीन राशिद ने बार बार टीवी पे कहा कि हाँ हमने चेक करवाया, इनके प्लेटलेट्स डाउन थे, जो उनके शौकत खानम के। साहब एक चीज और, अब जब ये कहा जाता है कि वो पार्टी आर्टिफिशियल थी, वो वहां से बंदे तोड़े लेकर आए, जहांगीर तरीन साहब का जहाज एक्टिव हुआ, वो ले लेके भर के आता रहा, पार्टी बना दी, एक आर्टिफिशियल पार्टी थी, एक बलून था जो कि रप्चर हो गया, पट गया इस तरह से। लेकिन अब जो पार्टियां बन रही हैं, अब जो दोबारा से जहाज एक्टिव हो गया है, दोबारा से इस सियासत में और एक किंग पार्टी के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं जहांगीर तरीन साहब और उनके करीब, वो कुछ फेक नहीं है, वहां पे कुछ फेक किसी को नजर नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए जी, जो लोग पहले हराम थे, पीटीआई के लिए लौटे थे, वो आज हलाल हो गए हैं, बड़े काबिल इज्जत मोतबर हो गए हैं, और अल्लाह करे बस पाकिस्तान में यही सिलसिला चलता रहे। ये जो दूसरे साहब हैं, भी मेरा नाम जिन्होंने लिया, अगर पाकिस्तान में
यही सिलसिला चलता रहा कि कोई अगर कानून की आइन की बात करे तो उसको कह दिया जाए कि ये यूतिया है या ये इमरान खान का सर ना मैंने ये बात की और ना इस बात पे की है। मैं आपकी करेक्शन में अपनी बारी पे आपकी करूंगा। आप मेरी बात, आप काइंडली मेरी बात सुन लीजिए। मुझे अफसोस इस बात पे होता है, मैं बात कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे, कि अगर अंधाधुंध किसी के खिलाफ मुकदमे बना दिए जाएं तो और उससे फिर तवक्को की जाए कि अब वो अदालतों के पास जाए और खुद को बाइज़ तरीके से वहाँ से निकाले। वो भी जब निज़ाम ने अगर फैसला किया हुआ है कि किसी को मुकदमों में फंसाना है, जायज़ नाजायज़, तो उसमें वो बंदा क्या करेगा? उसको पता है कि उसके साथ हशर क्या होना है, लिहाजा उन्होंने खुद को डिफेंड किया जिस हद तक वो कर सकते थे। बाकी ना मैं इमरान खान का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना पीटीआई का, मैं पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। पाकिस्तान में जो इमरान खान के मेरी बात अगर काइंडली सुन लीजिएगा कि इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल को अगर निकाल लें तो क्या पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बह रही थी? क्या पाकिस्तान जो है तो रूल ऑफ लॉ में 139 में से 50वें नंबर पे आ गया था? गुज़िश्ता 30 वर्षों से पाकिस्तान का 130वां 132वां नंबर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान की रैंकिंग सिर्फ उस वक्त बेहतर हुई जब उसके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नवाज शरीफ साहब ने किसी अफ्रीकी मुल्क में सफीर लगा दिया था। 6-7 पॉइंट्स उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई थी। तो हमें तरह से ईमानदारी के साथ और गैर जानिबदार होकर बात करनी चाहिए कि जिन लोगों की हिमायत में, जिन लोगों की दर्द में हम बातें कर रहे हैं, आया उनके दौर में इस मुल्क में कोई गवर्नेंस की बेहतरी हुई है, आइन की, कानून की बेहतरी, सेहत के, तालीम के इंडिकेटर्स बेहतर हुए? खुदा के लिए आप जरा अपनी ऐनकें ये उतारिए, ये सियासत वाली, और आम आदमी की नज़र से देखें कि इस मुल्क में आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। आखिरी बात मैं कहूँगा, जो अभी हुआ है 9 मई के बाद, हमारे एक जानने वाले, हमारा ड्राइवर है, उसका भांजा 6 लाख रुपए दे के पुलिस के जो टाउट्स थे, पुलिस के एजेंट थे, उन्होंने लाहौर में कम से कम 6 लाख रुपए लेके 3 हफ्ते के बाद अब वो घर पहुंचा है। तो इस तरह जो कुछ हालात पैदा किए गए उसके नतीजे में बेशुमार कई 100 अगर 1000 नहीं है नौजवान लोग हैं मारे गए हैं। पुलिस के लिए इजाफी आमदनी का एक जरिया बन गया है। ये तो हो रहा है, ये इसकी इत्तलात से इनसे भी मिल रही थी। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये बताएं कि आप तो इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर में बड़ी सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त चल रही हैं। एक ज़माने में ज़मान पार्क में चल रही थी और अब जागीर तरीन साहब के घर पर चल रही हैं। क्या हो रहा है? कितनी नई पार्टीज बन रही हैं? जागीर तरीन साहब अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, पीटीआई का फॉरवर्ड ग्रुप बन रहा है। क्या इत्तलात क्या हैं आपके पास? अच्छा नादिया, मैं सिर्फ छोटा सा 2-3 मुख्तसर बातें करते चलूं। अभी इनको चैलेंज है कि नवाज शरीफ का तकरीबन केस 2016 से शुरू होकर 2018 तक चला। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके वारंट ऑफ, इमरान खान साहब अगर कोई सियासत करना चाहते तो पहले दिन से जिस तरह इनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करके उनको गिरफ्तार कर सकते। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं। वो कब गिरफ्तार हुए कि जब कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने कि पाकिस्तान आके गिरफ्तारी दे दी। इमरान खान और उनके केसों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान क्या है, वो घर से बाहर निकलता दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं, वो घर से कोई जुबान से बात करता है तो बगावत के पर्चे हो जाते हैं। बताइएगा जरा यहाँ तक बैठ के कौन से ऐसे पर्चे हैं। और दूसरा, जहां तक जमानत कबल गिरफ्तारी है या प्रोटेक्टेड मिलेंगे, हक है उनका। ये कोई एहसान नहीं कर रही अदालतें हमारे ऊपर। लेकिन ये जो बैठकर एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं अपने तौर पर बताने के लिए कि पता नहीं बहुत बड़ा एहसान कर दिया, कोई एहसान नहीं हुआ है। उनको देखिए 2019 से 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर किया हुआ है। ये इश्तिहारी हो चुके हैं, सजा याफ्ता है। क्या इस हुकूमत ले आई? फिर आप आ जाए 1 साल के अंदर बड़ी बातें करते रहे करप्शन की। और आजकल ये करप्शन आपको पता है बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। उससे पहले 1 साल में तो एक भी इमरान खान के खिलाफ अल-कादर ट्रस्ट केस, वो याद रखिएगा, ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा, कोई केस नहीं है। उससे पहले तो ये तो बताया ना, पहला यही जो प्रॉपर्टी है हाइड पार्क वाली, ये पहले जैसे हसन ने खरीदी और किस तरह बेची, वो नैब की इंक्वायरी जो दबा के फाइलों में रखी है, जरा वो भी कौम के सामने ले आइएगा। अच्छा, फिर और आगे चले। ठीक है। अगर ये नैब के कानून में तरमीम ना करते, अगर मिसाल के तौर पर
अजहर सिद्दीक साहब सुन लीजिए। मेरा आपसे सवाल ये था कि इस वक्त आपके इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और वो हलाल पार्टी होगी, बकौल इम्तियाज़ गुल साहब के लिए जो पहले हराम था वो हलाल होगा। जो बनाई थी पार्टी अगर जहांगीर तरीन साहब ने तो वो फेक थी, लेकिन अब जो बनाएंगे तो वो रियल होगी। उसके अलावा फॉरवर्ड ग्रुप भी बन रहा है पीटीआई के अंदर। तो पीटीआई जो इमरान खान साहब वाली पीटीआई है उसको वो खात्मा हो गया, उसका क्या होने क्या जा रहा है पंजाब की सियासत में? अच्छा, आपको पता है ना, ये यहाँ इन लोगों ने ना पीडीएम की 13 सियासी जमातों ने जो मुल्क के साथ जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया ना, इन्होंने हलाल नोटिस, सुओ मोटो नोटिस, हराम सुओ मोटो नोटिस की इख्तरा तो दे दी है ना। अब ये जो जमात बनने जा रही है इसको क्या कहेंगे? इसको हलाल पार्टी कहेंगे या हराम पार्टी कहेंगे? ये भी समझ आ जानी चाहिए ना। तो जो किंग्स पार्टी बैठ के लोग जो हो रहे हैं, अगर एक पहले गलत हो रहा था तो क्या इसकी सपोर्ट करनी चाहिए इनको, और इन्हें उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए सियासी जमात के तौर पर? तो मैं जरा बिलाल कियानी साहब को पूछूं। बिलाल कियानी साहब, पहले जिस तरह से आपने कहा और मैं आपकी बात को बिल्कुल सही तस्लीम कर लेती हूँ कि वो एक फेक पार्टी थी, इधर उधर से लोगों को लाया गया, बनवा दिया गया, इलेक्टेबल्स को लेकर आया गया, जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में लेकर आते थे, बट अगेन वो एक्टिव हो गए हैं और दोबारा से एक पार्टी बन रही है। ये सही है? पहले तो जी मैं अजहर सिद्दीक साहब का अब पहले वाज़ेह करते हैं, अजहर सिद्दीक साहब पीटीआई हैं, वकील हैं, क्या हैं? वकील हैं। अच्छा, देखिए दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक सवाल किया कि जी अभी कन्विक्शन के बगैर अरेस्ट की बात, तो मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब को आशियाना में मेरे ख्याल से बुला के साफ़ानी में इन्होंने गिरफ़्तार किया इन्वेस्टिगेशन फेज़ पे। मरियम नवाज साहब को रमज़ान शुक्र मिल केस में कौन सी कन्विक्शन थी? हमजा शहबाज की कौन सी कन्विक्शन थी? शाहिद खान अब्बासी की कौन सी कन्विक्शन थी? एहसन इकबाल की कौन सी कन्विक्शन थी? ख्वाजा आसिफ की कौन सी कन्विक्शन थी? मिफ्ता इस्माइल की कौन सी थी? राना सनाउल्लाह खान की कौन सी कन्विक्शन थी? आई कैन गो ऑन। और ये सारी वो गिरफ्तारियाँ हैं जो इमरान खान के दौर में हुई हैं, जब इमरान खान साहब चेयरमैन नायब और SHO का बनने का ख्वाब पूरा करके शौक़ पूरा कर चुके थे। देखिए दूसरी जो आपने बात की इस हवाले से, पार्टीज़ के हवाले से, जो कल गलत था वो आज सही है। नहीं देखिए, मैं तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जहांगीर तरीन साहब एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, जिसने जमात बनानी है बनाए, जिसने तोड़नी है तोड़े। हम PMLN हैं, हम पाकिस्तान में एक इलेक्टोरल हकीकत हैं। मौजूदा सारी सियासी जमातों में सबसे कामयाब इलेक्टोरल हिस्ट्री इस जमात की है, इंशाल्लाह आइंदा भी कामयाब होंगे। जहांगीर तरीन साहब जमात बनाते हैं, उसके अंदर जो लोग जाते हैं, मैं ये बात सही है कि इमरान खान साहब को 10 साल स्टेरॉइड्स के ऊपर, बैसाखियों के ऊपर चलाया गया। 2013-14 से जलसे, TV कवरेज, खाने, कुर्सियाँ, फिर बाद में उनके हक में फ़ैसले, उनको फिर मुसल्लत किया गया, फिर मुंह में नवाला डाल के उनको चबाने के लिए उनका जबड़ा भी हिलाया गया। मेरी अर्ज सुनिए जी, अब उस रेले के अंदर बहुत सारे और लोगों को भी पंप करके RTS डाउन करके बनाया गया। वो लोग समझते हैं कि वो अपनी सियासत कहीं और आजमाना चाहते हैं, वो जाएं आजमाएं जी, हमारा से कोई लेना नहीं। मुज़ाकरात होंगे दोबारा? किसके मुज़ाकरात? किसके साथ? PTI के और हुकूमत के? नहीं, देखिए किस चीज़ के मुज़ाकरात, किस बात के मुज़ाकरात? जी डाउन करने कौन से मुज़ाकरात ठीक करने के लिए? कौन से मामला ठीक है जी। दहशतगर्द थे, 9 तारीख को उन्होंने हमला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मौजूदा हुकूमत अपना काम करिए, इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे। नहीं, इमरान खान साहब को देखिए, जितनी मुज़ाकरात की लीश इमरान खान को दी गई है ना जी, शायद ही किसी सियासी शख्स को मुल्क की तारीख में दी गई है। और उतने ही गैर मुस्तहक थे। नहीं, एक तो उन्हें पता नहीं, अच्छा बाय द वे, जो उन्होंने उस दिन नोटिफिकेशन दिखाई ना कि ये मेरी मुज़ाकराती टीम है, वो असल में गिनवा रहे थे कि इनकी जमात में कितने लोग रह गए। तो मेरे नजदीक हरगिज भी उसका जवाब नाम था, वो कहते कि आप लोगों से करनी और मुज़ाकरात के ऊपर एक वाज़ेह जवाब का महवर है उनसे करने, वो आज भी उस पे कायम है। चलें बस वो बोलते रहें, जिसको सुनाते रहें जी, उनकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बिलाल कियानी साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब भी और मौलवी महमूद साहब भी। नाज़रीन, मेरे से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।